यूएस लगातार इंडिया पर टैरिफ बढ़ाता जा रहा है और अब H1B वीज़ा जो भारतीय लोग सबसे ज़्यादा लेते हैं, इवन 75 लोग इस वीज़ा को लेकर अमेरिका में नौकरी करते हैं। तो भैया अब उनको पहले $1 लाख यानी कि लगभग 88 लाख रुपए के आसपास पहले यूएस को देने होंगे, उसके बाद वीज़ा मिलेगा और फिर कहीं जाकर वहाँ पर नौकरी कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका का ये जो स्टेप है ये स्पेशली भारत को टारगेट करने के लिए किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो H1B वीज़ा मिलते हैं वो इंडियंस को मिलते हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर वाले लोगों को। तो भैया अब इस फीस को बढ़ने से क्या आईटी सेक्टर भारत का जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा या फिर उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। अब दोस्तों, पहली बात तो ये कि H1B वीज़ा आखिर भला क्या है। तो ये एक ऐसा वीज़ा होता है जिस पर पूरी दुनिया से कोई भी अमेरिका में जाकर नौकरी कर सकता है। अब हालांकि ये जो H1B वीज़ा है ये यूएस की जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड ही निकालती है एक साल में लगभग 85,000 H1B वीज़ा ही निकाले जाते हैं। और उस 85,000 में से सबसे ज़्यादा जो इस पर अप्लाई करते हैं और जिनको ये वीज़ा मिलता है वो इंडियंस ही हैं। लगभग 75% इंडियन को ही ये वीज़ा मिलता है और स्पेशली आईटी सेक्टर वाले लोगों के लिए। और उनको ही टारगेट अब यहाँ पर किया जा रहा है कि भैया आईटी सेक्टर में इंडिया से लोग आके यूएस में काम करते हैं और अच्छे पैकेज पे करते हैं, जिससे कि भैया वहाँ के लोकल जो टैलेंट है यानी कि यूएस का जो लोकल बंदा है उसको नौकरी नहीं मिल पाती आईटी सेक्टर में। लेकिन दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक्चुअली आईटी सेक्टर से ही हूँ तो मुझे उसकी चीज़ें पता हैं कि यहाँ पर कैसे चीज़ें चलती हैं। खैर, इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। अब दोस्तों, जो ये H1B वीज़ा है ये ऐसा वीज़ा नहीं है कि भैया इसको लेने के बाद आप यूएस के नेशनल बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि जब आपको ये H1B वीज़ा मिलता है तो जिस कंपनी में आपको जॉब करनी है, मान लो कोई यूएस की कंपनी है और वो आपको जॉब करने के लिए यूएस बुला रही है, तो वही आपको स्पॉन्सर करेगी और वही आपको ऑफर देगी कि भैया आप यूएस में आकर काम करें। और स्पेशली वही कंपनी आपके इस H1B वीज़ा को वहाँ यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है वहाँ से इशू कराएगी और उसके बाद आप यूएस में जाकर आसानी से काम कर सकते हैं उस कंपनी में। लेकिन दोस्तों, यूएस नेशनल बनने के लिए ये जो H1B वीज़ा है ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि अगर आपको यूएस का नेशनल बनना है, वहाँ का नागरिक बनना है, तो भैया ये वीज़ा पहली सीढ़ी है। अगर आपके पास H1B वीज़ा आ गया तो उसके बाद आप अप्लाई करके वहाँ के नागरिक भी बन सकते हैं। इसीलिए जो भारतीय लोग हैं उनमें H1B वीज़ा की काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि सभी को पता है कि भैया अगर एक बार H1B वीज़ा मिल गया तो फिर हम यूएस नेशनल आसानी से बन सकते हैं। H1B वीज़ा को लेने के लिए इस नियम से पहले तक केवल 10,000 रुपये का खर्च कंपनी को उठाना पड़ता था, लेकिन अब वही खर्च लगभग $1 लाख यानी कि 88 से 89 लाख रुपए तक हो जाएगा। लेकिन अब वीज़ा पे ये फीस लगने से ओवरऑल जो नुकसान होगा वो यूएस की कंपनियों को होगा और वहाँ के कस्टमर को ही होगा। क्योंकि दोस्तों, मैं खुद आईटी कंपनी से हूँ और मुझे पता है कि भैया आईटी इंडस्ट्री कैसे रन करती है। क्योंकि मान लो अगर किसी बड़ी कंपनी ने इंडिया से किसी वर्कर को बुलाया और उसके $1 लाख H1B वीज़ा की फ़ीस भी दी और प्लस उसकी सैलरी वगैरह भी हो गई, तो अब वो बंदा जो काम करेगा, जिस प्रोजेक्ट पर काम करेगा, तो जाहिर सी बात है कंपनी पागल तो है नहीं, वो उस कॉस्ट को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर देगी। तो इसीलिए जहां वो प्रोजेक्ट पहले वो कंपनी कस्टमर को सस्ता बना कर देती, अब वो कंपनी वो अमाउंट उस बिल में ऐड करके देगी। तो इससे ट्रंप ने इंडियन आईटी सेक्टर को झटका नहीं दिया है, बल्कि खुद अपनी कंपनी और खुद अपने लोगों को ही झटका दिया है। क्योंकि यूएस की कंपनियों के लिए अब इंडियन टैलेंट को हायर करना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, क्योंकि भैया उसको $1 लाख फीस देनी पड़ेगी और प्लस जो उसके खुद के कस्टमर हैं, उसके देश में रहने वाले लोग हैं जो यूएस की आईटी कंपनियों से काम कराते हैं, उनके लिए भी अब प्रोजेक्ट महंगे हो जाएंगे अगर उन पर इंडियन बंदा काम करेगा। यूएस में इंडियन जो बंदे हैं उनकी काफ़ी डिमांड है, क्योंकि इंडिया का जो टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, स्पेशली आईटी सेक्टर में। और उनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो भी अगर एक प्रॉपर यूएस के बंदे से कंपेयर करें तो वो भी कम ही होती है। तो भैया यूएस की कंपनियों को भी एक हाईली टैलेंटेड बंदे और ऊपर से उनकी सैलरी भी थोड़ी कम ही होती है। तो इसलिए जो यूएस की बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया की आईटी सेक्टर से अच्छे अच्छे टैलेंट को पिक करके और फिर यूएस में काम कराती हैं। अब इससे होगा यही कि इंडिया में ऑफशोरिंग एंगेजमेंट बढ़ेगा, यानी कि भैया यहाँ जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं अब वो यूएस ना जाकर इंडिया से ही यूएस का काम करेंगे। क्योंकि भैया अब जो यूएस की कंपनियां हैं वो भी काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो भैया ये चाहेंगी कि अब इंडियन टैलेंट से काम तो हमें कराना ही है, लेकिन अब उसको यूएस तो बुला नहीं सकते, तो इसलिए उसको रिमोट वर्क इंडिया से ही कराएंगे। इससे इंडिया में जॉब की जो
रिक्वायरमेंट है वो तेज़ी से बढ़ेगी, और जो ये रिमोट वर्क का कल्चर है वो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से प्रमोट होगा, स्पेशली आईटी सेक्टर की मैं बात करूं तो। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया हम इस $1 लाख की फ़ीस को इसलिए लगा रहे हैं ताकि भैया बाहर के लोग हमारे देश में आकर काम ना कर सकें, हमारे जो लोकल लोग हैं उनको कंपनियां ज़्यादा काम दें। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेशली आईटी सेक्टर में, तो ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो यूएस के जो लोकल हैं वो काफ़ी हाई डिमांड करते हैं सैलरी की। वहीं अगर इंडियन प्रोस्पेक्ट से बात की जाए तो भैया इंडियन लोगों को भारत की जो कंपनियां हैं वो उतना अच्छा पैकेज कभी दे ही नहीं पाती जितनी यूएस की कंपनियां दे पाती हैं। तो इसलिए जो बंदा इंडिया में रहकर काम करना चाहेगा और अगर उसे यूएस से भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो भैया वो इंडिया को छोड़कर यूएस में जाना पसंद करता है, क्योंकि उसको पता है कि भैया अगर यूएस में जाऊँगा तो वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पैकेज भी मिलेगा, और साथ ही साथ मुझको H1B वीज़ा तो देगी ही देगी कंपनी, साथ में मैं उसको फिर ग्रीन कार्ड ले लूँगा उसके बाद में, और उसके बाद ग्रीन कार्ड मिलने के बाद तो फिर मामला सेटल ही हो जाएगा, यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगी और भैया वहीं पे रहेंगे, वहीं पे चिल करेंगे मज़े से। तो इसलिए ज़्यादातर इंडियंस वहाँ पर H1B वीज़ा ले लेते हैं और फिर हमेशा के लिए यूएस में ही सेटल हो जाते हैं। लेकिन अब जो ये $1 लाख वाली जो नई फीस लगाई है, अब उससे जो इंडियन टैलेंट जाकर यूएस में काम करता था अब वो थोड़ा सा कम ज़रूर हो जाएगा। हालांकि जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो अभी भी टैलेंट को भारत से लेंगी ही लेंगी, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया आप $1 लाख लगाओ या $2 लाख लगाओ। हालांकि ये सभी के लिए नहीं है ये फ़ीस उन लोगों को छूट देती है जो अब से पहले जिनके पास ये वीज़ा है, वो जो उनका पहला वीज़ा है वो तो ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन अब जो आगे से नए H1B वीज़ा यूएस गवर्नमेंट देगी अब उन पर ये फ़ीस लगेगी। हालांकि इसमें डॉक्टर, नर्स और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। वो अब भी पहले वाला जो प्रोसेस है उसके तहत ही आकर यूएस में काम कर सकते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि भैया ये स्पेशली आईटी सेक्टर को टारगेट किया गया है, क्योंकि भारत से सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर के लोग ही यूएस में जाकर काम करते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ें तभी तक हैं जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि भैया अब 70+ एज हो चुकी है, अब दोबारा से प्रेसिडेंट मुझको बनना नहीं है। तो अब अगर मैं प्रेसिडेंट बना हुआ हूँ तो भैया अपने मन की पूरी तसल्ली करूँगा, जो मुझे करना है, जो मन में आएगा मैं वो करूँगा। क्योंकि भैया जो अब अगला राष्ट्रपति आएगा डोनाल्ड ट्रंप के बाद, जाहिर सी बात है वो जितना यूएस को इन्होंने डैमेज किया है, अब यूएस को जो दूसरा राष्ट्रपति आएगा वो इसका कवर अप जरूर करेगा। जितने टैरिफ लगाए हैं उनको वापस से सही किया जाएगा, या जितनी भी चीज़ें अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं वो उनको कवर अप करने में ही लग जाएगा। तो दोस्तों आपका इस सब पर क्या मानना है, आप क्या मानते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।